किसी ने सही कहा है कि दुनिया का कोई भी चुनाव हो वो बस 2 ही चरणों में होता है। पहला, चुनाव से पहले नेताजी जनता के चरणों में, और दूसरा, चुनाव के बाद जनता नेताजी के चरणों में। नमस्ते, राम राम। न्यूज़ 18 इंडिया के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। हमारा नया शो चालू है, मैं भी चालू हूँ। सॉरी मैं रौनक हूँ और आप देख रहे हैं वायरल बात रौनक के साथ। काफी टाइम बाद टीवी पर शो लेकर आया हूँ। इनफैक्ट लास्ट टाइम जब मैं टीवी पर आया था तब योगी जी यूपी के सीएम नहीं थे, धोनी टीम के कप्तान थे, 10 ग्राम सोने का दाम 29,667 रुपए था और राहुल गांधी तकरीबन 16 राज्यों में चुनाव हार चुके थे। सॉरी। एक मिनट, सॉरी की क्या बात है। पहला शो है, इस पावन मौके पर मेरे चरणों में आप सभी लोगों का कोटि कोटि प्रणाम। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? कोई तकलीफ नहीं है, बस गलती से निकल गया मेरे मुंह से। पर जल्दी से नजर डाल लेते हैं देश और दुनिया की कुछ वायरल खबरों पर। बिहार में पहले चरण का मतदान हो गया है। क्या हो गया राहुल जी? खत्म। बिहार में पहले चरण के सारे वोट ईवीएम के अंदर जा चुके हैं। अब मैं वोटों से कहना चाहता हूं कि एक बढ़िया सी सिक्योरिटी एजेंसी देखकर अपनी सुरक्षा बढ़ा लें, क्योंकि राहुल जी कह रहे थे कि आप लोग चोरी हो सकते हो। क्या बात कर रहे हैं? दोस्तों, बिहार में पहले चरण में बम्पर वोटिंग हुई है और वोट डालने के लिए कई बूथों पर लंबी लंबी लाइनें लगी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे पहले बिहार में इतनी लंबी लाइनें डीमोनेटाइजेशन के टाइम पर एटीएम के बाहर ही लगी थी। दोस्तों, बिहार में 121 सीटों पर 64% से ज्यादा वोटिंग हुई है। और एक चीज मैंने नोटिस करी है कि चाहे जितना भी मतदान हुआ हो, जितना भी प्रतिशत, मेरे स्कूल में आए नंबरों से तो हमेशा ज्यादा ही रहता है। बाकी लखीसराय में बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा पर कीचड़ फेंका गया। मतलब कमल से हैं तो इसका मतलब है कीचड़ फेंक दोगे क्या? ये बोलकर कई लोगों ने इसकी घनघोर निंदा की। बिहार की चुनावी सभा में राहुल गांधी ने जेनजी का जिक्र किया और कहा कि आप लोग पोलिंग बूथ पर सावधान रहना। अरे ब्रो, जेनजी को टेंशन मत दो। पोलिंग बूथ पर उनको सबसे बड़ी टेंशन ये होगी कि वोट देने के बाद किस एंगल से स्याही लगी हुई सेल्फी खींचे, बस। बाकी बिहार में सूर्यगढ़ा के बूथ ने इतिहास रच दिया दोस्तों। दोपहर 12 बजे तक वहां पर 71% मतदान हो चुका था। वेरी गुड। और वैसे भी सूर्यगढ़ा से याद आया, सूर्यगढ़ा के अलावा सूर्या की टीम इंडिया ने भी इतिहास गढ़ दिया है। बोले तो ऑस्ट्रेलिया को हराकर इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया गोल्ड कोस्ट में जो T20 मैच चल रहा था वो भारत ने जीत लिया है। 48 रन से ये मैच सूर्य कुमार यादव के लड़कों ने जीता। लेकिन ब्रेकिंग न्यूज ये नहीं है कि इंडिया जीत गई। ब्रेकिंग न्यूज ये थी कि हर्षित राणा को टीम की प्लेइंग 11 में नहीं लिया था। इसी के साथ साउथ अफ्रीका के साथ होने वाली टेस्ट सीरीज की टीम भी अनाउंस हो गई है, जिसमें मोहम्मद शमी को एक बार फिर बाहर रखा गया है। शायद टीम मैनेजमेंट ये चाहता है कि शमी अब शामी कबाब बनाने पर ध्यान दें। लेकिन ब्रेकिंग न्यूज ये नहीं कि शमी बाहर गए हैं। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि इस टीम में हर्षित राणा को भी जगह नहीं मिली। बाकी दोस्तों, वंदे भारत की स्लीपर ट्रेन का सक्सेसफुल ट्रायल हो चुका है, जहां पर 180 किलोमीटर की स्पीड अचीव करी गई है। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। पर मैं ये बताना चाहता हूं कि जब तक आप लोग इस ट्रेन की स्पीड को दिल्ली के AQI से ऊपर नहीं ले जाते, तब तक मैं इसको अचीवमेंट नहीं मानता। रिजेक्ट। बाकी दोस्तों, भारत विमेंस वर्ल्ड कप जीत गया, पूरा देश खुश है। लेकिन देश की पॉलिटिकल पार्टियों में दुख की लहर है। क्यों? क्योंकि एक भी महिला खिलाड़ी बिहार की नहीं थी जिसका नाम लेकर कोई पार्टी बिहार में वोट बटोर पाती। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बाकी भारत के वर्ल्ड कप जीतने से याद आया कि इस जीत के बाद BCCI ने इंडियन विमेंस क्रिकेट टीम को 51 करोड़ रुपए देने का फैसला किया। जी हाँ, जिस पर पाकिस्तान वाले भारत का मजाक उड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि इतने पैसे मिल ही नहीं सकते, क्योंकि इतने पैसे तो होते भी नहीं है। जब बेइज्जती है। दोस्तों, वर्ल्ड कप जीतने के बाद हमारी लड़कियां प्रधानमंत्री मोदी जी से भी मिली। उन्होंने ट्रॉफी मोदी जी को दिखाई और वो ये ट्रॉफी इसलिए भी दिखा पाई क्योंकि उनको ये ट्रॉफी देने वाले जय शाह थे। मोहसिन नकवी होते तो ये वाली ट्रॉफी भी चोरी करके भाग गए होते। बात तो सही है। चलिए आपको अमेरिका ले चलते हैं। जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क शहर के मेयर बन गए हैं। अपनी विनिंग स्पीच में उन्होंने धूम मचाले धूम वाला गाना बजाया। ये उदय चोपड़ा की करियर की सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि उनका गाना अमेरिका में बज रहा है। लेकिन एक सेकेंड, धूम फिल्म में मेन कैरेक्टर तो चोर था, तो ये गाना जीतने के बाद क्यों बजाया? मतलब हेलो, तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। बाकी जोहरान ने अपनी स्पीच में जवाहरलाल नेहरू को भी कोट किया। अब अगर न्यूयॉर्क में यहां से आगे कुछ गलत होता है तो बीजेपी वाले चाहे तो वहां पर भी नेहरू जी को ब्लेम कर सकते हैं। बाकी पहले चरण का चुनाव होने के बाद आपको पता है बिहार में सबसे ज्यादा खुश कौन है? गेस करो। पटना के मिष्ठान भंडार, क्योंकि पार्टी कौनो भी जीते लड्डू बनाने का ऑर्डर तो इन्हीं को आने वाला है। नहीं, बाकी 5 नवंबर को विराट कोहली का बर्थडे था, जो 3 देशों में धूमधाम से मनाया गया। अब आप बोलेंगे 3 देश? पहला तो अपना भारत देश, जहां से कोहली खेलते हैं, दूसरा इंग्लैंड, जहां कोहली रहते हैं, और तीसरा पाकिस्तान। पाकिस्तान क्यों? क्योंकि उनके बॉलर्स के आधार कार्ड पर फादर्स नेम के कॉलम में
विराट का ही तो नाम लिखा हुआ है नहीं। सबसे पहले घबरा। बाकी दोस्तों, एक खबर आ रही है, सलमान खान को पान मसाला का प्रचार करने के लिए लीगल नोटिस भेजा गया है। अच्छा, इस हिसाब से तो आप लोग अजय देवगन को आजीवन कारावास दे दोगे नहीं? वैसे पान मसाला खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। मसाला आपकी जिंदगी में होना चाहिए, मुंह में नहीं, बूझे। सॉरी। बाकी मुंबई में मोनो रेल का टेस्ट रन हो रहा था और ट्रेन पटरी से उतरी। शायद आगे कोई खड़ा होगा जो उससे पूछ रहा होगा कि अगर तेरे को मराठी नहीं आती तो यहां दिख मत जाना। बाकी राहुल गांधी ने इल्जाम लगाया है कि एक ब्राजीलियन मॉडल ने हरियाणा इलेक्शन में 22 बार वोट डाला। ध्यान देने वाली बात यह है कि एक बार भी कांग्रेस को नहीं डाला। वेल, मेरे हिसाब से अगर ये हुआ है तो ये बेहद गलत है। शादियों में जब डीजे वाले बाबू ब्राजील ये गाना जब बजाते हैं ना, तो बस हमें यहीं तक ब्राजील पसंद है। इसके अलावा ब्राजील का इंडिया में कोई इन्वॉल्वमेंट है तो इलेक्शन कमीशन वालों से निवेदन है कि प्लीज चेक करिए। दोस्तों, बिहार में पहले चरण का चुनाव संपन्न हो गया है। बिहार के 18 जिलों में 121 सीटें और 1314 प्रत्याशियों के भविष्य का फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है। अगले चरण का चुनाव 11 नवंबर को कराया जाएगा। लेकिन उससे पहले जरा बिहार के बारे में, इस चुनाव के बारे में और बिहार के युवाओं के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। पर इससे भी पहले आपको मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूं। चीन देश का लुआंग शहर, इस शहर में साल 622 यानी अब से लगभग 1400 साल पहले जश्न की तैयारी हो रही थी। जश्न इसलिए क्योंकि उनके गांव का लड़का वेनसोंग को 20 साल की उम्र में भिक्षु का दर्जा मिल रहा था, जो कि बौद्ध धर्म में एक बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन वेनसोंग की दिक्कत यह थी कि चीन देश में बौद्ध धर्म से जुड़ी किताबें और लिटरेचर बहुत कम थे, इसलिए उसने सोचा कि बुद्ध के देश भारत ही चला जाए। इस तरह वेनसोंग मुश्किलों के बावजूद भारत आए और फिर उनको मिली एक यूनिवर्सिटी। आज हम कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड की बात करते हैं, लेकिन आज से 1400 साल पहले भारत की नालंदा यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी जिसकी मिसाल आज भी दुनिया के किसी भी देश और उनके इतिहास में नहीं मिलती। शीलभद्र जैसे फिलोसोफर इस यूनिवर्सिटी के चांसलर थे और उन्होंने वेनसोंग को 2 साल तक अपने साथ रखा। 17 साल बाद जब वेनसोंग वापस गए तो उन्होंने नालंदा को दुनिया भर में की जाने वाली पढ़ाई का केंद्र बताया। उन्होंने बताया कि कोरिया, जापान, चाइना, इंडोनेशिया, पर्शिया, टर्की जैसे देशों से लोग नालंदा पढ़ने आते थे और फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिलोसफी, इकोनॉमिक्स, मेडिसिन जैसे सब्जेक्ट्स थे। वेनसोंग ने इस धरती को नमन किया जिसने नालंदा जैसा शिक्षा केंद्र इस दुनिया को दिया। अब आप जरा टाइम मशीन में बैठकर जब प्रेजेंट टेंस में वापस आएंगे तो जहां पर नालंदा यूनिवर्सिटी थी, आज उस जगह का प्रेजेंट आपको टेंस ही मिलेगा। वेनसोंग ने जिस धरती को नमन किया था दुनिया को शिक्षा देने के लिए, वो धरती आज बिहार के नाम से जानी जाती है। 2023-24 में पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे ने एक सर्वे करवाया था, भारत देश में किस राज्य में कितनी साक्षरता दर है, यानी कौन कितना पढ़ा लिखा है। इस लिस्ट में बिहार ने नीचे से टॉप किया। वेनसोंग को अगर आज कोई ये बता दे कि नालंदा की धरती जो भारत भर में ज्ञान का सूरज थी, आज वही धरती भारतवर्ष में साक्षरता के मामले में सबसे पीछे है, सोचिए उनका क्या रिएक्शन होता। और यहां पर हम आपको बता दें दोस्तों कि साक्षरता का मतलब क्या होता है। आप किसी एक भाषा में कोई वाक्य लिख या पढ़ पा रहे हैं तो आप भारत में पढ़े लिखे कहलाएंगे और आपकी गिनती पढ़े लिखे में हो जाएगी। इस हिसाब से तो बिहार की लिटरेसी रेट 74.3% है, जो कि भारत में सबसे नीचे है और नेशनल एवरेज से भी 6-7% कम है। मेरे घर वाले होते तो शायद ये बोल देते कि पढ़ाई लिखाई में शायद वहां लोगों का मन नहीं लगता, लेकिन बात यहां पर मन लगने का नहीं है, बात रिसोर्सेज का है, मौके का है। 1980 के दशक में एक सज्जन थे जिनका नाम था आशीष बोस। उन्होंने एक शब्द दिया था बीमारू राज्य। बीमारू का मतलब होता है जो बीमार है, जिसे इलाज की जरूरत हो, और इन राज्यों को सच में इलाज की जरूरत थी। BIMARU, बीमारू शब्द सिर्फ बीमार से नहीं निकला है, बल्कि इसका फुल फॉर्म ये राज्य ही थे, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। इन राज्यों की पर कैपिटा इनकम कम थी, GDP कम था, यहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी। बेसिकली देश में जो नेशनल एवरेज थे खुशहाली के और डेवलपमेंट इंडेक्स के, उन सब में ये राज्य पिछड़ा था। लेकिन 1980 से लेकर 2025 तक बाकी राज्य बीमारू की श्रेणी से बाहर आ चुके हैं। आज सोशल मीडिया पर बीमारू राज्य की जब बात होती है तो सिर्फ बिहार का ही जिक्र किया जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश हो या उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान, बाकी राज्यों ने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और बाकी सारे पैरामीटर्स पर काफी तरक्की कर ली। लेकिन क्या वजह रही कि बिहार तरक्की की बस नहीं पकड़ पाया। जिस गति से देश तरक्की कर पा रहा था उस गति से बिहार नहीं कर पा रहा। भारत की पर कैपिटा इनकम लगभग 1.89 लाख रुपीस हो गई है, लेकिन बिहार की अभी भी 60,000 के एवरेज पर खड़ी है, यानी भारत के नेशनल एवरेज से भी 3 गुना कम। बिहार में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पूरे प्रदेश की GDP का सिर्फ 5-6% है। इतना बुरा हाल तो बाकी प्रदेशों का 20 साल पहले भी नहीं था जितना बिहार का अब है।
और क्योंकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं है तो जॉब भी नहीं है, और ऐसी इकोनॉमी में आप कब तक एग्रीकल्चर पर निर्भर रहेंगे? यही वजह है कि आज आप देश के किसी भी कोने में चले जाइए, वहां आपको बिहार का प्रवासी काम करता दिखाई देगा। दूसरे प्रदेशों में जाकर काम करना बिहारियों का शौक नहीं है भैया, बल्कि मजबूरी है। पर बिहार को मजबूर नहीं, मजबूत बनते हुए हर कोई देखना चाहता है। बिहार की प्रॉब्लम का सलूशन पूरा देश चाहता है। वेल, एक और चीज है जिसका सलूशन बिहार में कई लोग चाह रहे हैं। क्या है वो? आपके दवा दारू का इंतजाम कर दिया, आपकी दारू का नहीं दवा का। अरे नहीं केजरीवाल जी, आप सही कह रहे हैं। ये दारू का ही इंतजाम, आई मीन सोल्यूशन कई लोग बिहार में चाह रहे हैं। बिहार में शराबबंदी की बात करें तो 1 अप्रैल 2016 को ये शुरू हुई थी। लोगों को लगा 1 अप्रैल सरकार कहीं अप्रैल फूल तो नहीं बना रही, पर बाद में पता चला कि नहीं, ये लोग तो बहुत सीरियस है। बिल्कुल गुजरात सरकार की तरह ये लोग सीरियस हो गए और शराब पर बंदी लगा दी। बिहार में शराब की एक बूंद भी नहीं मिलेगी, बिल्कुल गुजरात की तरह। इस मुद्दे पर तीनों पार्टियों की अलग अलग राय है। प्रशांत किशोर की जन स्वराज कहती है कि हम पावर में आए तो देखना मिनटों के अंदर शराबबंदी खत्म कर देंगे। इस अनाउंसमेंट के बाद दारू लवर्स किस पार्टी को वोट करने वाले हैं ये बताने की जरूरत हमको है नहीं। जितना पसंद शराब पीने वाले शराब को करते हैं, उतना तो गौतम गंभीर, हर्षित राणा को भी पसंद नहीं करते। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। महागठबंधन ने भी अपने मैनिफेस्टो में ये कहा है कि वो अगर सत्ता में आते हैं तो शराबबंदी पर रीथिंक करेंगे, यानी दोबारा सोचेंगे। अपने 32 पेज के मैनिफेस्टो में इंडिया गठबंधन ने कहा है कि शराबबंदी के कानून की वजह से जो लोग जेल में हैं और अभी बाहर नहीं निकल पाए हैं, उनको फौरन रिहा किया जाएगा। ये शराबबंदी का कानून नीतीश जी लेकर आए थे। सबसे पहले इसका जिक्र उन्होंने 2015 में किया था, जब मोदी लहर अपनी पूरी तीव्रता के साथ चल रही थी। उस वक्त का चुनाव नीतीश बाबू ने लालू जी के साथ मिलकर लड़ा था और दोनों नेता 21 साल के बाद एक साथ आए थे। दोनों भाई दोनों तबाही बन गए थे और प्रचंड मोदी लहर के बीच बिहार चुनाव जीत लिया था। उस वक्त पर नीतीश का जलवा ऐसा था कि उनको ऑपोजिशन का सबसे बड़ा फेस माना जा रहा था, और मोदी के विकास पुरुष वाले इमेज के सामने नीतीश बाबू को सुशासन बाबू की ब्रांडिंग मिली थी। नीतीश का शराबबंदी करना उनकी प्रो वुमेन इमेज चमकाने का भी तरीका था, क्योंकि बिहार राज्य में शराबबंदी की सबसे ज्यादा डिमांड राज्य की महिलाओं से ही आ रही थी। नीतीश की तो इमेज महिलाओं के बीच चमक गई, लेकिन लिटिल लिटिल लगाने वालों के शौकीन लोगों के पास खाली चखना बच गया। यहां पर मैं आपको एक और मजेदार बात बता दूं। 2005 में जब नीतीश कुमार पहली बार सीएम बने थे, तब उन्होंने ही बिहार में शराब बेचने के लिए आसान पॉलिसीज बनाई थी। राज्य का रेवेन्यू बढ़ाने के लिए उन्होंने दूर दराज के गांवों पर भी ठेके खोल दिए थे। हर गांव में उत्सव का माहौल हो गया था। बिहार का शराब बेचने के बाद जो रेवेन्यू था 2005 में 500 करोड़ था, 2015 में वो 5000 करोड़ के करीब पहुंच चुका था। यहां पर हम आपको एक और बात बताते हैं। 2015 में नीतीश कुमार की 71 सीटों के मुकाबले उनसे गठबंधन बनाने वाली पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के पास 80 सीट थी, और वो ये नहीं चाहती थी कि शराबबंदी हो। लेकिन नीतीश कुमार ने कहा करने का तो करने का। उन्होंने 1 अप्रैल 2016 को पार्शियल लिकर बैन लगाया। इस फैसले के खिलाफ प्रोटेस्ट हुए तो नीतीश कुमार ने एक रिपोर्टर से कहा कि कुछ दिन रुक जाइए, हम आपको एक और ब्रेकिंग न्यूज देने वाले हैं। और फिर 6 अप्रैल 2016 को पूरी तरह से बिहार में शराबबंदी हो गई। अब शराबबंदी से किसको प्रॉब्लम हुई ये तो सबको पता है, लेकिन बिहार की महिलाएं इस डिसीजन से बड़ी खुश हुई। 2024 की एक रिपोर्ट ये बताती है कि बिहार में शराबबंदी के बाद 21 लाख महिलाओं ने बताया कि उनके साथ होने वाले डोमेस्टिक वायलेंस बिल्कुल ही खत्म हो गए। आपको बता दें कि 1990 के दशक में बिहार डोमेस्टिक वायलेंस के मामले में देश का नंबर 1 राज्य था। उसके बाद नीतीश कुमार पेंडुलम की तरह कभी राष्ट्रीय जनता दल के साथ सत्ता में रहे तो कभी बीजेपी के साथ, लेकिन उन्होंने शराबबंदी खत्म नहीं की और बिहार में बिल्कुल शराब नहीं मिलती है ऑफिशियली मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी मैंने आज ही एक दोस्त को फोन किया और पूछा कि भैया आज वोटिंग का दिन है, बिहार में क्या क्या बंद है? तो उसने कहा कि स्कूल बंद है, बैंक बंद है, ठेका भी बंद है, और ठेका बंद है के आगे ऑफिशियली लगाया था। कौन है ये लोग? अभी शराबबंदी के खिलाफ सबसे आगे खड़े हैं प्रशांत किशोर, जिन्होंने कहा है कि हम सत्ता में आए तो 15 मिनट में इंतजाम कर देंगे। यह सुनकर बिहार में कई लोग बर्फ जमा करके और चखना तैयार करके बैठे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लें। लेकिन बिहार राज्य के बीजेपी वाइस प्रेसिडेंट संतोष पाठक जी का कहना है कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। जहां तक बात प्रशांत किशोर की है तो हम उनको सीरियस कंटेंडर मानते भी नहीं है। बीजेपी वाले प्रशांत किशोर को भले ही सीरियसली न लें, लेकिन अगर प्रशांत किशोर की बात को 8 PM के बाद टून होने वालों ने सीरियसली ले लिया तो वोट स्विंग देखने को मिल सकता है काफी। चलिए दोस्तों, देखने वाली बात यह होगी कि इस साल बिहार में सर्दियों में बर्फ पड़ेगी या नहीं। मेरा मतलब है ग्लास में। मस्त जोक मारा रे। चलिए दोस्तों, आज का हमारा ये एपिसोड यहीं पर होता है। क्या होता है? खत्म। बाकी अगर आप इस एपिसोड को वापस से देखना चाहते हैं या इसे अपने दोस्तों से शेयर करना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को भी जरूर फॉलो करना। वहां पर आपके पास कोई ओपिनियन, कोई सुझाव, कोई आइडिया हो तो प्लीज हम तक मत पहुंचाना, मत शेयर करना यार। हमारे पास इतना आइडिया हम कर ही नहीं पाते खुद ही, तो आपका आइडिया ले भी और यूज न करें तो अच्छा थोड़ी ना लगता है। अगर आप कुछ देना ही चाहते हो तो मेरा QR कोड दे दो क्या? नहीं, मजाक कर रहा था दोस्तों, पैसा बहुत दिया भगवान ने, बस आप लोगों का प्यार चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।